अब आवाज जा रही है? अब जाना चाहिए, माइक ही ऑफ था। 5 क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन हम लोग चर्चा किए भी हैं, अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में ये प्रावधान है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो इन्वेस्ट तो कोई नहीं है भाई, यहाँ पर कोई हलचल नहीं है। आपके आसपास होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ एकदम शांति है। तो 53 में ये कथन सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में होगा। इसीलिए संघ सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते भी हैं। ये कथन सही है। राष्ट्रपति अपने पद, यहाँ पर पद होना चाहिए थोड़ा, पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है। यानी शपथ ग्रहण, हम लोग जो पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, या राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है, और राष्ट्रपति अपना पद शपथ ग्रहण के बाद ही धारण करता है, और 5 वर्ष के लिए ही धारण किया जाता है। बीच में कुछ हो जाए अन्यथा बात है, नहीं तो 5 वर्ष के लिए ही होगा। ये भी सही कथन है। तीसरा कथन ये है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। ये अनुच्छेद 60 में नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अतिक्रमण के स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये कथन गलत हो जाता है, ये सही नहीं है। तो कथन 1 और कथन 2, यही 2 सही होते हैं, है ना। सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होगा, और शपथ के बाद ही, जैसे अभी क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष पर, जैसे 2022 में 25 जुलाई को राष्ट्रपति ने शपथ लिया था। ये 25 जुलाई को 1977 से ही शपथ ग्रहण हो रहा है ना। 77 में हुआ, फिर 82, फिर 87, फिर 92, फिर 97, फिर 2002, 2007, 2012, 2017, 2022। अभी यही बीच में पद खाली ही नहीं हुआ किसी वजह से। तो 25 जुलाई है, 25 जुलाई तक, ये 24 जुलाई तक द्रौपदी मुर्मू रहेंगी, है ना। बेटा आधार का काम हम न करते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं, है ना। तो किसी जानकार से पूछिएगा, ठीक। हाँ, ये हम नहीं जानते, हमारा भी खराब है तो हम भी कहाँ करवा पा रहे हैं, तो हम आपका कैसे आपको सलाह दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। हालांकि इसमें झंडा संहिता बनी हुई भी है, लेकिन ये हमारी अभिव्यक्ति का हिस्सा है कि हम अपने भवन पर, अपने ऑफिस में, या कहीं भी सामान्य जगह पर हम राष्ट्रीय झंडा को फहरा सकते हैं, है ना। आवाज इसमें कम किया जाता है क्या? लड़का लोग लिख रहा है कि सर आवाज होती है।
थोड़ा सा आवाज़ को लेकर उधर से लिख रहा है, इसमें बड़ा छोटा छोटा लिख। गुड इवनिंग रहमान, आवाज़ को लेकर आज कुछ दिक्कत हो रही है। अच्छा बेटा, देखते हैं, तकनीकी बातें हैं, बहुत समझ में आती नहीं है हमको, है ना। अब सही हो गया। बैकग्राउंड से नॉइज की बात बच्चे बोल रहे हैं। हेलो हेलो, ये राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा फहराना, चूंकि यहाँ पर लिख दिया गया है मौलिक कर्तव्य है, तो निजी भवनों पर, अपने घर पे ही देखते होंगे, कार्यालय में भी राष्ट्रीय ध्वज लोग लगा के सामने में रखते हैं, घरों पर भी लगाया जाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी के अतिरिक्त भी लगाया जाता है। तो ये हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है राष्ट्रध्वज के प्रति, इसलिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा होता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) का विषय है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये। अनुच्छेद 14 जो है वो क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। ये अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 21 ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, राष्ट्रध्वज के संबंध में अपने भवन पर फहराना। और अनुच्छेद 25 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार होगा। तो विधि के समक्ष समानता है, नहीं होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, नहीं होगा, है ना। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में भी ये शामिल नहीं है। इसलिए ये अभिव्यक्ति है, हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं राष्ट्रध्वज फहराकर, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम राष्ट्रगान भी गाते हैं, हमारी अभिव्यक्ति है। और अगर राष्ट्रगान गाते समय हम चुप भी रहते हैं तो ये भी हमारी अभिव्यक्ति ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है इमैनुअल वाले मामले में कि बोलने के अधिकार के में चुप रहने का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए किसी को जबरदस्ती राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसके मौलिक अधिकार का हनन है ये। तो दोनों, तो ये अभिव्यक्ति का साधन है, चाहे राष्ट्रध्वज फहराना हो निजी भवन पर ही या राष्ट्रगान गाना हो। हाँ, इतना जरूर है कि राष्ट्रगान के प्रति सम्मान होता है, तो सम्मान में सभी को खड़ा होना है। ये कटसी भी है और अधिनियम भी है कि खड़ा होना है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि दूसरे देश का भी जब राष्ट्रगान बजता है, जैसे आजकल क्या हो गया है कि जो क्रिकेट का मैच होता है उसके पहले जिन टीमों के बीच होता है, जिन देश के टीमों के बीच, दोनों टीमों का राष्ट्रधुन बजाया जाता है, पूरा स्टेडियम खड़ा ही रहता है। तो वो सम्मान है, वो देना है।
तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा होता है ध्वज फहराना। तीसरा क्वेश्चन है, किसी जाति, जातीय समुदाय या उसके किसी भाग को एससी एसटी वर्ग में किसके द्वारा शामिल करने का प्रावधान है ना। अभी ये मामला बिहार में चल भी रहा है ताती तत्वा को लेकर। बिहार सरकार ने ताती तत्वा जाति को ईबीसी से हटाकर एससी कैटेगरी में डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस निर्णय को अवैध कर दिया, ये कहते हुए कि बिहार सरकार को ये अधिकार नहीं है ना। अभी हाल में आया है ना, उसी को लेकर चर्चा पेपर वगैरह में भी आया था। कौन है भाई? तो एससी एसटी समुदाय में जो प्रावधान है संवैधानिक तौर पर अनुच्छेद 341 के अनुसार, उसके अनुसार किसी भी जाति, जातीय समुदाय या उसके किसी भाग को एससी एसटी वर्ग में शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और ऐसा राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा पर करेंगे, है ना। तो राज्यपाल को की अनुशंसा पर राष्ट्रपति को करना है। बिहार सरकार ने स्वयं से कर दिया, इसलिए वो गलत साबित हो गया। तो यहां विकल्प देखते हैं, संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के, ये गलत हो गया। राष्ट्रपति को संसद को अनुशंसित करने का अधिकार नहीं है। और पहले क्या था, 2021 से पहले एससी एसटी और ओबीसी तीनों ही श्रेणियों में किसी जाति समुदाय या उसके किसी भाग को शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति को था, और ये कार्य राष्ट्रपति को राज्यपाल की अनुशंसा पर ही करना था। लेकिन हम लोग 2 दिन पहले इस बात को देखे हैं कि 105वें संशोधन 2021 के द्वारा उसमें संशोधन किया गया है और ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। लेकिन एससी एसटी के लिए पुराना ही प्रावधान है अनुच्छेद 341 के तहत। तो इस स्थिति में इसका सही विकल्प होगा राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करेंगे, है ना। तो संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति नहीं करेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर नहीं करेंगे, ये भी गलत है, और राज्य मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल नहीं करेंगे, ये भी गलत है ना। तीनों गलत है। राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाना है अनुच्छेद 341 के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में लगता है इस अनुच्छेद का उल्लेख भी किया है ना। चौथा प्रश्न यह है कि यदि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जो प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले तो अगर राज्य में सरकार चल रही है और उस सरकार और 356 लागू कर दिया गया तो सरकार को हटा दिया जाता है। सबसे पहली कार्रवाई यही होती है, राज्य सरकार बर्खास्त की जाती है। हालांकि वो विकल्प में नहीं है। राज्य की विधानमंडल को भंग या निलंबित किया जाता है। अब चूंकि सरकार है नहीं, 356 आ चुका है, तो विधानसभा भंग की जाएगी या निलंबित होगी। कहीं कहीं देखते होंगे कि सरकार नहीं बन पाती है, उस स्थिति में 356 लागू किया जाता है, तो अक्सर विधानसभा को निलंबित ही किया जाता है। भंग का तब किया जाता है जब अराजकता की स्थिति है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है ना। तो ये तो सही है। उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को होगा।
अब राज्य में विधानसभा है नहीं, तो उस स्थिति में उस राज्य के लिए कानून राज्य सूची के विषय पर संसद को ही बनाना पड़ेगा। ये भी सही है। इसके बाद तीसरा है, अनुच्छेद 19(1) के तहत दिए गए मौलिक अधिकार तत्काल प्रभाव से निलंबित हो जाते हैं। ये सही होगा? तो ये जो विकल्प है कि स्वतंत्रता संबंधित 19(1) में दिया गया मौलिक अधिकार निलंबित होंगे, ये सही नहीं है ना। मौलिक अधिकार केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही निलंबित होने का प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात में इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोनों ही स्थिति में निलंबित नहीं होता है, चाहे 356 का देश में राज्य में प्रयोग हो या 360 का देश में प्रयोग हो। मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मौलिक अधिकार यथावत बने रहते हैं। मौलिक अधिकार केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही निलंबित किए जाएंगे। इसलिए ये विकल्प ही गलत होगा, यानी सही उत्तर यही है। चौथा विकल्प है कि राज्य का धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। यह सही है। दो हिस्सों में यह विकल्प है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, क्योंकि राज्य की विधानसभा है नहीं कार्यरत, या तो भंग है या निलंबित है। और अगर लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से राज्य की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। यह भी सही है। अब लोकसभा तो हर समय सत्र में रहती नहीं है, तो उस स्थिति में अगर राज्य की संचित निधि से धन निकालना है तो राष्ट्रपति के निर्देश आदेश पर निकल जाएगा, बाद में उसकी स्वीकृति संसद से ली जाएगी, है ना। यानी काम रुकेगा नहीं। तो ये भी सही है। धन विधेयक लोकसभा में राज्य का पेश होगा। अगर लोकसभा सत्र में नहीं है तब उस राज्य की संचित निधि से धन राष्ट्रपति के आदेश से निकाला जा सकता है। उस राज्य के लिए राजसूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को होगा। राज्य की विधानसभा को भंग या निलंबित कर दी जाती है, ये तत्काल प्रभाव होता है। लेकिन मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यही विकल्प गलत होगा। राष्ट्रीय आपात और में ही केवल तत्काल प्रभाव से अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। अन्य को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति अलग से 359 के तहत घोषणा कर सकता है। 44वें संशोधन के द्वारा प्रावधान ये किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं होंगे, है ना। तो जो भी मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ना है 352 के तहत ही पड़ना है ना। 356, 360 से पूरी तरह मुक्त है मौलिक अधिकार, ठीक है। और अंतिम, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से कौन हटाएगा?
है ना। यहां पर एक बात है कि किसी भी आयोग, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या अगर किसी राज्य का संयुक्त लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और ऐसा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के साबित कदाचार यानी साबित भ्रष्टाचार की अनुशंसा पर कर सकता है। यही संवैधानिक प्रावधान है ना। तो सबके लिए एक ही व्यवस्था है, अलग नहीं है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। और ऐसा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के साबित कदाचार की अनुशंसा पर करता है, अनुशंसा पर ही करेगा। सभी लोक सेवा आयोगों के लिए, है ना, एक ही प्रावधान है, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। इसी प्रावधान के तहत उन्हें पद से हटाया जा सकता है। सबके लिए एक ही है। अब विकल्प देख लेते हैं। यहां पर राज्यपाल हैं, राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा शब्द तो है, लेकिन राज्यपाल है, इसलिए ये गलत हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा, यहां सर्वोच्च न्यायालय भी है, राष्ट्रपति भी है, इसलिए ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा हो जाएगा। अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को हटाने का अधिकार नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार के द्वारा, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा, यही सही होगा, सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा, यही सही है। इसी आधार पे, और ये केवल बीपीएससी के लिए नहीं है, जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, दूसरे राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, या जो संयुक्त लोक सेवा आयोग चल रहे हैं, सबके लिए एक ही प्रावधान है कि साबित कदाचार की अनुशंसा अगर सर्वोच्च न्यायालय करता है, तब राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाएंगे। बिहार में एक चेयरमैन इस तरीके से पद से हटाए भी गए थे, है ना। एक ही, हमारे एग्जाम्पल में तो एक ही है, और भी देश में हो सकते हैं, लेकिन एक बार बीपीएससी के चेयरमैन को हटाया गया था। ये लगता है कि 1998 या 99 की घटना है, जब हट गए थे वो। तो अगर भ्रष्टाचार का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में सही साबित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुशंसित किया है, तो उस अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाएंगे। ठीक है, तो यही आज का 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन हो गया, आपको जरूर लाभ हुआ होगा। इसमें यहां पर 60 नहीं होगा, 61 होगा। झंडा फहराने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, 19(1) ए होगा। जातीय एससी एसटी की सूची में किसी भी जाति को डालने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति ऐसा राज्यपाल की अनुशंसा पर करेंगे, क्योंकि सूचियां जो होती हैं वो राज्य आधारित होती हैं, है ना। केंद्र की अपनी कोई सूची नहीं है, राज्य आधारित ही सूची होती है। इसीलिए
जब आरक्षण का दावा किया जाता है तो न केवल जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है बल्कि आवासीय भी बनाकर देना आवश्यक होता है, ताकि उस राज्य में उस जाति को आरक्षण की सुविधा है या नहीं ये प्रमाणित हो सके। तो राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति करते हैं। जब 356 का प्रयोग होता है मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मौलिक अधिकार यथावत बने रहते हैं। केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही मौलिक अधिकार प्रभावित करने का प्रावधान किया गया है। और अंतिम, किसी भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय के साबित कदाचार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकते हैं। यही 5 क्वेश्चन था, समाप्त होता है। फिर अब अगला सेशन सोमवार को होगा। आज शुक्रवार है ना, सोमवार को होगा। तो सोमवार को फिर से मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आधार कार्ड बनवाना हमको नहीं आता है, हमारे आधार कार्ड में भी कुछ अशुद्धियां हैं। अगर आप जाइएगा तो हमसे मांग लीजिएगा, मेरा भी ठीक करवा के ले आइएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आधार कार्ड का शुद्धिकरण नहीं होता है और न ही चंदा देने का काम होता है, यहाँ पढ़ाई का काम होता है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि पढ़ाई से संबंधित टॉपिक से संबंधित ही बात करें तो सभी के लिए उपयोगी होगा। आधार कार्ड बनाने का कोई हमारा परिचित भी नहीं है। आप किसी से पता कर लीजिएगा कि पटना में आधार कार्ड का शुद्धिकरण कहाँ होता है, जन्म प्रमाण पत्र कहाँ बनता है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। रही बात चंदा देने की, तो यहाँ पर कोई राजकोष नहीं है कि हम आपको चंदा दे सकते हैं। धन्यवाद।